वक्त ने क्या हंसी सितम किया, तुम ना रहे और हम ना रह गए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसी सितम की कहानी है। एक आदमी जो एक महिला से इस कदर प्यार कर बैठता है और यहीं पर दोस्तों वो भूल कर बैठता है। उसने प्यार तो कर लिया लेकिन उसको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और उसके विश्वास का ऐसा कत्ल होता है कि ये जो कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सच में आज के बाद मैं भी किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। उस आदमी ने उस अभागी महिला, उस असहाय महिला के लिए वो क्या नहीं करता है। वो उसको हर वो खुशी देता है, हर वो चीज देता है जिसकी उसको जरूरत होती है, या यूं कहें कि उससे कहीं बढ़कर वो उसके लिए करता है। लेकिन बदले में दोस्तों उस आदमी के साथ कुछ ऐसा खेल हो जाता है कि जिसे सुनने के बाद आपके कानों पर भी आपको विश्वास नहीं होगा और आपको लगेगा कि क्या अब इस कलयुग में क्या भलाई का जमाना नहीं रह गया है, क्या भले लोगों के साथ में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की मैं शुरुआत करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में करके उसे जरूर बताया कीजिए। आपको कहानी कैसी लगती है आप ये भी कमेंट में जरूर बताया करें। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो, या आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले मोहल्ले का नाम जरूर लिखा करें। हम अपनी अगली वीडियो में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले मोहल्ले कस्बे का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है गुरुग्राम शहर का एक इलाका पड़ता है गांधीनगर। गांधीनगर में फ्लैट नंबर 210 में एक डोरबेल बजती है। सक्सेना साहब आते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के सामने पसीने से बिल्कुल भीगी हुई एक महिला खड़ी है जो काफी ज्यादा परेशान हालत में होती है। सक्सेना साहब उस महिला से कहते हैं कि जी बताइए आप कौन हैं। महिला कहती है कि मैं सुमन से मिलना चाह रही हूँ। सक्सेना जी थोड़ा हैरान और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर वो जवाब देते हैं कि मैडम यहाँ पर कोई भी सुमन नहीं रहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो महिला सामने से कहती है कि मेरी यहाँ पर दोस्त रहा करती थी, 4 साल पहले मैंने यहीं पर उससे मुलाकात की थी और 4 सालों में मैंने फिर उससे कभी मुलाकात नहीं की। अब मैं जब इस शहर में आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त से मिलती जाऊं। आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं। सक्सेना साहब कहते हैं कि मुझे आए बस अभी 2 ही साल हुआ है। महिला कहती है कि ओ सॉरी, मेरी जो दोस्त थी वो 4 साल पहले रहती थी। अब वो जो महिला है अपने साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछती है। सक्सेना साहब को लग जाता है कि जो महिला है बहुत ज्यादा परेशान है और बाहर बहुत ज्यादा धूप थी और महिला जो है पसीने से बिल्कुल भीगी पड़ी हुई थी। अब सक्सेना साहब तुरंत अपने घर में जाते हैं और एक गिलास ठंडा पानी लाकर उस महिला को दे देते हैं। कहते हैं कि ये लीजिए, आप एक गिलास पानी पी लीजिए। अब वो जो महिला है उस पानी को ले लेती है और पानी को पीकर एक ठंडी सांस भरती है। उसके बाद सक्सेना साहब को उनका धन्यवाद करती है, कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है अब मैं चलती हूँ। सक्सेना साहब कहते हैं कि मैडम आप बहुत ज्यादा थक गई हैं और बाहर काफी ज्यादा धूप भी है, पसीने में बिल्कुल भीग गई हैं। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर आराम कर लीजिए। नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे जाना चाहिए। सक्सेना साहब कहते हैं कि आप कहाँ जाएंगी, आपके पास तो आपकी दोस्त का पता भी नहीं है। एक काम कीजिए, पहले आप थोड़ा देर आराम कर लीजिए, उसके बाद चली जाइएगा। फिर उस महिला को भी लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा थक गई है और बाहर बहुत तेज धूप है, तो वो महिला बैठकर उसी लॉन में आराम करने लगती है। सक्सेना साहब कहते हैं मैडम घर के अंदर चलिए, वहां पर आराम कर लीजिए, एसी है, ठंडी ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी हवा में कुछ देर बैठेंगी तो आपको आराम मिलेगा। महिला कहती है कि नहीं, मैं लॉन में ही ठीक हूँ, मैं यहीं पर थोड़ा आराम कर लूंगी। सक्सेना साहब उस महिला पर ज्यादा जोर नहीं डालते हैं। अब जो सक्सेना साहब है अपना फ्लैट का दरवाजा बंद करके अंदर चले आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हर रोज रात के 10:30 बजे डिनर करने के बाद सक्सेना साहब बाहर वॉक के लिए जाते हैं। अब सक्सेना साहब अपना दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि लॉन में वो महिला सोई हुई है। अब सक्सेना साहब काफी चौंक जाते हैं और सक्सेना साहब उस महिला के पास जाते हैं, उस महिला को जगाते हैं। महिला तुरंत जो है वो एकाएक उठ के बैठ जाती है, कहती है सॉरी, मुझे
पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। ओ माय गॉड। फिर सक्सेना साहब से वो महिला टाइम पूछती है कि कितने टाइम हो रहा है। सक्सेना साहब कहते हैं मैडम जी 10:30 बज गए हैं। तो महिला कहती है कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी कैसे आंख लग गई। सक्सेना साहब कहते हैं उस महिला से कि मैडम रात का काफी ज्यादा वक्त हो गया है, 10:30 बज रहे हैं, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे। महिला कहती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पूछा और मुझे यहाँ पर आराम करने दिया। सक्सेना साहब कहते हैं अरे मैंने आपके लिए किया ही क्या है अभी तक कि जो आप मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं। महिला कहती है ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। सक्सेना साहब कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आज रात को आप मेरे घर पर ही रुक जाइए, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई है और आप जान रही हैं कि जमाना कैसा है। इतनी देर रात को आपके लिए कहीं जाना ठीक भी नहीं है, आपके पास तो कोई पता भी नहीं है, आप कहाँ जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर रुक जाइए। अब जो महिला है वो कुछ देर सोचती है और हिचकिचाते हुए बोलती है नहीं नहीं मुझे अब जाना चाहिए। सक्सेना साहब कहते हैं कि मैडम आप कहाँ पर जाएंगी, चलिए मैं आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहां पर छोड़ देता हूँ। कुछ देर सोचती है और कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं तो जाना है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अब सक्सेना साहब उस महिला को देखकर सक्सेना साहब को उस महिला पर बड़ी दया आती है कि कुछ हो ना हो महिला जो है बहुत ज्यादा परेशान है और महिला काफी ज्यादा दुख की मारी है। फिर वो उस महिला से कहते हैं कि मैडम देखिए मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए कि जो जमाना है आज का जमाना अच्छा नहीं है। 10:30 बज चुके हैं मैडम, इतनी रात को आपके लिए बाहर जाना अच्छा नहीं है। गलियां तो बहुत सारी है, बहुत सारी रोडें भी हैं जो कहीं ना कहीं जा रही हैं, लेकिन ये गलियां और ये रोडें उनके लिए हैं जिसके पास कोई पता है, आपके पास तो कोई पता ही नहीं है। फिर आप इन गलियों को कहाँ तक खाक छानेंगी। सक्सेना साहब कहते हैं कि मैडम आप आज रात के लिए यहीं रुक जाइए, सुबह आपका मन करे जहां भी चली जाइएगा। जब सक्सेना साहब बहुत जोर देकर महिला को समझाते हैं तो महिला समझ जाती है और फिर महिला सक्सेना साहब के उनके साथ में उनके फ्लैट के अंदर आ जाती है। सक्सेना साहब महिला से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप बहुत ज्यादा थक गई हैं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ कपड़े दे रहा हूँ, आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए। अब सक्सेना साहब एक पीली साड़ी उस महिला को ले जाकर देते हैं और कहते हैं मैडम जब तक आप फ्रेश हो लीजिए मैं आपके लिए डिनर ऑर्डर कर दे रहा हूँ। अब मुझे महिला है वो नहाने के लिए चली जाती है और इधर जो सक्सेना साहब है उस महिला के खाने के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। अब महिला नहाकर पीली साड़ी में निकलती है और वो शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती है और अपना पीछे का ब्लाउज वो बांधने लगती है। पीछे की ब्लाउज की वो डोरी बांध रही होती है, लेकिन वो डोरी को बांध नहीं पाती है। इतने में सक्सेना साहब आ जाते हैं तो वो उनसे कहती है कि जरा आप ये मेरी डोरी को बांध दीजिए। अब सक्सेना साहब पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाते हैं। अब सक्सेना साहब उस महिला की ब्लाउज की डोरी को वो बांध देते हैं और जैसे ही वो डोरी को बांधते हैं महिला के मुंह से आवाज आती है ओह। तो सक्सेना साहब पूछते हैं क्या हुआ, काफी कस गई क्या। महिला कहती है हाँ। फिर जो ब्लाउज की डोरी है, ब्लाउज की डोरी को सक्सेना साहब थोड़ा ढीला कर देते हैं। महिला सक्सेना साहब की ओर मुंह करके कहती है धन्यवाद। अब जैसे ही वो उनकी तरफ अपना मुंह करती है उस महिला को सक्सेना साहब देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। महिला इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज्यादा हसीन लग रही थी खुले बालों में कि सक्सेना साहब की नजर जो है उस पर बिल्कुल टिक सी जाती है। उसके बाद खाना आ जाता है और सक्सेना साहब और वो महिला दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद से सक्सेना साहब और वो औरत कुछ देर बातें करते हैं। सक्सेना साहब पूछते हैं उस महिला से कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं, और मुझे लग रहा है आप कुछ परेशान लग रही हैं। अब वो जो महिला है उनकी ये बात सुनकर रोने लगती है। सक्सेना साहब कहते हैं कि मैडम कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, क्या बात है आप बताइए। अब वो जो महिला है वो बताती है कि दरअसल उसका नाम टीना है, वो दिल्ली की रहने वाली है और वो यहाँ पर गुरुग्राम शहर में अपने दोस्त को खोजते हुए आई थी। बताती है कि दरअसल जो उसका पति है, शादी होने के बाद से उसका पति जो है उसको दिल्ली ले गया और दिल्ली ले जाने के बाद से जो उसका पति है वो शराबी है और उसको शराब की लत है। वो शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी को मारता है और अपनी पत्नी से मारपीट करता है और उससे पैसे की डिमांड करता है। उसकी जो पत्नी है वो जॉब भी कर रही थी। अब जितने पैसे उसको मिलते उसका जो पति है
वो अपनी पत्नी के पैसों की शराब पी जाया करता। ऐसे में घर का खर्चा भी चलाना अब टीना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब टीना उसके अत्याचार से और इन सब चीजों से वो परेशान और हैरान थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि टीना के जो माँ बाप है वो टीना के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। उसका जो लालन पालन है उसके मामा मामी ने किया था, तो ऐसे में वो लौटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। एक दिन हद हो जाती है कि टीना का जो पति है अपने दोस्त को लेकर आता है और उसका दोस्त और उसका जो पति है वो शराब पीता है और शराब के नशे में वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे दिए हुए हैं। जब टीना ये बात सुनती है तो उसका जो सब्र है वो टूट जाता है और फिर वो अपने पति से लड़ झगड़ कर वो अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली आती है। गुरुग्राम में उसकी बचपन की सहेली रहती थी, तो जिससे वो 4 साल पहले उसने मुलाकात की थी। वो अपनी सहेली के घर आती है, लेकिन उस घर में फिर उसकी सहेली नहीं बल्कि अब सक्सेना साहब रह रहे होते हैं। सक्सेना साहब जब उसकी दुख भरी दास्तान सुनते हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं टीना, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। तुम अपने पति के चंगुल से अब निकल कर आई हो तो भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा होगा। अगर भगवान नहीं चाहते तो तुम यहाँ पर कैसे आती। टीना तुम परेशान ना हो, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब टीना जब ये बात सुनती है तो और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि आज तक मुझे कोई आप जैसा एक अच्छा इंसान नहीं मिला। आप मुझे नहीं जानते हो, फिर भी आप मेरी कितनी मदद कर रहे हो। फिर दोनों में बातचीत होती है और टीना जो है अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और सक्सेना साहब भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सुबह होती है, सक्सेना साहब अपने बेड से उठते हैं तो देखते हैं कि उनके बेड के बगल में एक टेबल पर गर्मा गर्म जिससे धुआं निकल रहा है चाय रखी हुई है। अब वो चाय को उठाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए वो चाय की चुस्की लेते हैं और सोचते हैं मन ही मन में, पहली बार मुझे बिना मेहनत किए बिना कुछ काम किए मुझे चाय पीने को मिल गई। अब वो चाय पीते पीते फिर बाहर आते हैं और टीना को शुक्रिया कहते हैं। कहते हैं टीना, आज जिंदगी में पहली बार मुझे बिना बर्तन धोए और बिना मेहनत किए मुझे बेड पर चाय मिल गई। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। टीना कहती है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है। सक्सेना साहब की नजर हॉल में पड़ती है तो देखते हैं कि हॉल बिल्कुल जगमगा रहा था, एकदम साफ सुथरा और एकदम वेल मेंटेन था। अब सक्सेना साहब जब ये देखते हैं कि उनका घर बिल्कुल जगमगा रहा है, वेल मेंटेन था, जो आज से पहले सक्सेना साहब का घर ऐसा नहीं था। अब सक्सेना साहब देखते हैं चारों तरफ घुमा के तो कहते हैं, आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये मेरा ही घर है। टीना, क्या ये मेरा ही घर है। टीना हंसकर कहती है कि हाँ, ये आपका ही घर है। सक्सेना साहब कहते हैं कि टीना, तुम हंसते हुए बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, तुम हमेशा हंसा करो, तुमको भगवान ने हंसने के लिए बनाया है। टीना कहती है, क्या करे, भगवान ने मेरी किस्मत में दुख भी तो दे दिया है। टीना कहती है, चलिए कोई बात नहीं सर, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, चलिए आपके लिए मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सक्सेना साहब कहते हैं, टीना एक साथ इतना सारा सरप्राइज दोगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। टीना हंसकर कहती है, कोई बात नहीं, चलिए चलिए बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। टीना सक्सेना साहब के लिए नाश्ता लगाती है और दोनों टेबल बेंच पर बैठकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद टीना कहती है कि मैंने नाश्ता कर लिया, अब आपने भी नाश्ता कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। अब ये बात जैसे ही सक्सेना साहब सुनते हैं उनके चेहरे पर थोड़ा उदासी और मायूसी छा जाती है। सक्सेना साहब मायूसी से कहते हैं कि टीना, तुम कहाँ जाओगी, तुम तो इस शहर में किसी को जानती नहीं हो। टीना कहती है कि मुझे नहीं पता सक्सेना जी, मैं कहाँ जाऊंगी, जहाँ मेरी किस्मत, जहाँ मेरा भाग्य लेकर जाएगा मैं वहीं चली जाऊंगी। सक्सेना साहब कहते हैं कि देखो टीना, तुम एक काम क्यों नहीं करती, जब तक तुमको तुम्हारा पता नहीं मिल जाता है और तुमको ये नहीं पता चल जाता है कि तुमको जाना कहाँ है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम एक काम करो, तब तक तुम मेरे साथ ही रह लो। टीना हंसती है और सक्सेना साहब कहती है, टीना, कोई मैं तुमसे मजाक नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। भला तुम अनजान शहरों में कहाँ भटकोगी, और वैसे भी लड़कियों के लिए ये सुरक्षित भी नहीं है। मेरे घर से सुरक्षित तुम्हें जगह भला कहाँ मिलेगी। अब टीना फिर कुछ देर सोचती है, सक्सेना जी से पूछती है, आपको कोई मेरे रहने से कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना, मैं कहीं आप पे बोझ न बन जाऊं। सक्सेना जी कहते हैं, कैसी बातें कर रही हो टीना, भला तुम मुझ पे बोझ कैसे बनोगी।
मैं इस घर में अकेला ही तो रहता हूँ, वीरान सारी चीजें पड़ी हुई है, तुम्हारे रहने से कम घर, ये जो घर है वो घर लगेगा, घर में थोड़ा चहल पहल लगेगी। अब टीना को भी उनकी बात, सक्सेना जी की बात सही लगती है और टीना सक्सेना जी के साथ ही रहने लगती है। फिर दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं। उसके बाद से रात के 8 बज जाते हैं। सक्सेना जी कहते हैं मुझे अब भूख लग रही है, एक काम करते हैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, बताओ तुम क्या खाओगी। टीना कहती है अरे ये क्या बात होती है, क्या आप हमेशा ऑर्डर करके ही बाहर से मंगा कर खाते हैं। सक्सेना जी कहते हैं हाँ, मुझे कुकिंग करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो ज्यादातर मैं बाहर से ही मंगा कर खाता हूँ। टीना कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, मैं, आप बताइए आपको क्या खाना है। सक्सेना जी उसकी तरफ बड़े अचंभे तरीके से उसकी ओर देखते हैं। टीना कहती है आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं, बताइए आपको क्या खाना है। सक्सेना जी कहते हैं कि मुझे चिकन बिरयानी खाने का मन हो रहा है। टीना कहती है कि चलिए ठीक है, मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बना देती हूँ। अब वो जाती है किचन में और सक्सेना जी के लिए बिरयानी बनाती है और साथ में मीठे में वो खीर बनाती है। दोनों प्यार से बिरयानी और खीर खाते हैं। उसके बाद ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी जिंदगी बीत रही थी, वक्त बीत रहा था और देखते देखते सक्सेना जी को टीना की आदत लग जाती है और दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। एक दिन टीना जो है वो सक्सेना जी से पूछती है कि सक्सेना जी आप जिंदगी में इतना अकेले क्यों रहते हैं। सक्सेना जी बताते हैं कि दरअसल जो मेरी पत्नी थी उसका 7 साल पहले ही देहांत हो गया। उसके जाने के बाद से मन नहीं किया कि मैं किसी और से शादी करूं, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था और आज भी मैं उसको बहुत ज्यादा चाहता हूं। और उसके जाने के बाद तुम पहली लड़की हो जिससे मैं इतना खुल के बातें करता हूँ और जिसके साथ मुझे वक्त बिताना अच्छा लगता है। मेरी पत्नी के जाने के बाद टीना वो तुम दूसरी लड़की हो जिसके साथ मुझे वक्त बिताना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सक्सेना जी कहते हैं कि देखो टीना, दुनिया में हर चीज सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन जो मन का मिलना है ना, मन का मिलना जल्दी किसी के साथ नहीं होता है और मेरा तो जो तुमसे है वो मन मिल गया है। अब टीना जब उनकी बातें सुनती है तो थोड़ा भावुक हो जाती है। सक्सेना साहब के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीना जो है सक्सेना साहब के आंसू को पोंछती है और उनको गले लगा लेती है और दोनों फिर एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ये हवस नहीं था दोस्तों, ये बल्कि उनका प्यार था, एक दूसरे को इतना करीब ले आया था। अब दोनों उसी घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं, प्यार से। टीना सक्सेना जी के गले लगी हुई थी और गले लगकर बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक लड़का आता है और ताली बजाकर कहता है वाह वाह, ये तो खुलेआम रंगरलियां मनाई जा रही है, देखो जरा कितने बेशर्म लोग हो गए हैं। सक्सेना जी कहते हैं हेलो हेलो, हु आर यू, तुम कौन हो भाई और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे ऐसा कुछ कहने की, तू दाखिल आई हो। लड़का जो है फिर टीना की ओर देखता है और कहता है तुम इस लड़की से ही पूछो ना, इस महिला से पूछो कि मैं कौन हूँ। अब जो सक्सेना जी हैं उस महिला की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे होते हैं तो टीना कहती है कि सक्सेना जी ये मेरा पति है। सक्सेना जी कहते हैं ओ माय गॉड, ओह तो ये तुम्हारा पति है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतना बिगड़ैल और इतना दुष्ट तुम्हारा पति ही हो सकता है। उससे वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सक्सेना जी से कहता है कि तुमको इससे क्या मतलब, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको एक झापड़ मार देता है। कहता है कि तू और मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही है और मैं तुझे यहाँ वहां कब से खोज रहा हूँ और तू यहाँ पर किसी आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही है। अब सक्सेना जी अब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम अपनी जबान संभाल के बात करो वरना मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊंगा। अब वो जो लड़का है कहता है अरे अरे बुढ़ऊ, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसा करने की, पुलिस को तो मुझे बुलाना चाहिए। जो और उल्टा कोतवाल को डांटे पत्नी को वो खींच कर ले जाने लगता है। सक्सेना साहब टीना का हाथ पकड़कर उसको कहते हैं कि टीना जो है वो कहीं नहीं जाएगी। टीना का पति सक्सेना से कहता है कि ये मेरी पत्नी ही नहीं, ये मेरी कमाऊ बीवी है, अगर ये नहीं मेरे साथ जाएगी तो मुझे कौन कमा कर देगा, यही तो मुझे कमा कर खिलाती है और मेरे दारू के पैसे भी तो यही मुझे देती है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। अब ये बात जब वो सुनता है तो कहता है कि ठीक है मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। टीना कहती है कि अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं अभी कोई जॉब भी नहीं कर रही हूँ।
तो फिर टीना का पति कहता है ऐसे तो मैं तुम्हें तलाक देने वाला नहीं हूँ। फिर सक्सेना जी कहते हैं बताओ तुम टीना को तलाक देने का क्या लोगे। फिर टीना का पति कहता है टीना को तलाक तब दूंगा जब टीना मुझे 24 लाख रुपए देगी। अब जब ये बात सक्सेना साहब सुनते हैं पहले कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर सक्सेना जी कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम कल तलाक के पेपर ले आना और उस पर तुम साइन कर देना और 24 लाख रुपए तुम कल ले जाना। अब जब टीना का पति ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा आश्चर्य हो जाता है, उसको काफी ज्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि साहब तुम गलत औरत के चक्कर में फंस गए हो। ये औरत जो है वो किसी की नहीं, ये औरत बहुत ज्यादा चालबाज है, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। देखना साहब ये एक दिन तुमको भी चूना लगाएगी। ये कहकर टीना का पति चला जाता है और दूसरे दिन तलाक के कागज बनवा कर लेकर आता है। टीना और उसका पति दोनों दस्तखत करते हैं और दोनों का वहीं से तलाक हो जाता है। उसके बाद से जो सक्सेना जी होते हैं लड़के को टीना के पति को 24 लाख रुपए दे देते हैं और जो उसका पति है उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इधर जो टीना है वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और सेना जी के गले में जाकर लग जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। कहती है कि मैंने सुना था कि इस दुनिया में भी भगवान होते हैं, पर आज मैंने साक्षात भगवान को देख लिया, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। फिर सक्सेना जी कहते हैं अरे ये तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी जिंदगी में वो खुशियां लेके आई हो, वो बाहर लेकर आई जो आज तक मुझे नहीं मिली। अब दोनों हंसी खुशी फिर रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी अभी आगे भी है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब सक्सेना जी टीना पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि सक्सेना साहब सुबह उठते हैं और उनके टेबल पर वह गर्मा गर्म कॉफी मिलती है। वो कॉफी का एंजॉय करते हैं और टीना टीना कहकर आवाज लगाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन देखते हैं कि टीना कहीं भी नहीं हुई, टीना कहीं भी घर में दिख नहीं रही है। वो बाहर हॉल में जाते हैं लेकिन टीना हॉल में भी नहीं दिखती है। अब सक्सेना साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं और हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सक्सेना साहब दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि अलमारी खुली हुई है और अलमारी से जेवर गायब है और सारे गहने और पैसे गायब हैं। सक्सेना जी समझ जाते हैं कि टीना जो है सारे पैसे गहने लेकर वो फरार हो गई है। अब सक्सेना जी सर पकड़कर बैठ जाते हैं और सक्सेना जी को टीना के पति की बात याद आने लगती है कि साहब तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, तुम बहुत पछताओगे। सक्सेना जी को लेकिन ये गम नहीं था कि गहने और जेवर चले गए, क्योंकि सक्सेना साहब के पास बहुत सारे पैसे थे जो उनके बैंक में कुछ जमा थे और कुछ ही जेवर थे जो घर में थे, जो उन्होंने टीना को दिया हुआ था। इससे कहीं ज्यादा जेवर उनके बैंक में थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी दौलत में इतनी ज्यादा अंधी हो जाती है कि उसे ये नहीं देखता है कि अगर वो सक्सेना साहब के साथ रहती तो सक्सेना साहब उसे माल और जेवर से बिल्कुल लाद देते, क्योंकि सक्सेना साहब के पास इन चीजों की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की जो फितरत होती है वो कहाँ है बदलती है। थोड़ा सा धन दौलत देखकर टीना की नीयत बदल जाती है और वो सक्सेना साहब को धोखा देकर निकल जाती है। फिर इसी तरह जो सक्सेना जी है वो फिर से एक बार अकेले हो जाते हैं। तो शायद अब सक्सेना जी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? एक धोखे की कहानी कि एक आदमी ने जिसके लिए इतना कुछ किया बदले में उसे इतना बड़ा धोखा मिलता है। तो दोस्तों इस कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ।